नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों की संकल्पना के बारे में, कंसेप्ट्स ऑफ रिसोर्सेज। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन किसे कहा जाता है और उनका मनुष्य जीवन में क्या उपयोग है, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण कोई भी जो पर्यावरणीय तत्व है वो संसाधन बनता है या उसे संसाधन कहा जा सकता है। मुख्य रूप से उनकी मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने की जो क्षमता होती है वही किसी भी प्राकृतिक तत्व को संसाधन का स्वरूप प्रदान करती है। आज हम संसाधनों की संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधनों की संकल्पनाएं प्रकृति में विद्यमान संसाधनों के विभिन्न पक्षों के अनुसार भूगोलवेताओं ने संसाधनों के विकास की कुछ संकल्पनाएं प्रतिपादित की है जो निम्नलिखित है। प्रकृति में विविध प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग विशेषता है, विभिन्न पक्ष हैं उनके उपयोग के, उनको विकसित करने के, और उन्हीं के आधार पर जो भूगोलवेता ने कई जैसी संकल्पनाएं दी है संसाधनों के बारे में। वे कौन कौन सी है? फर्स्ट है संसाधन होते नहीं वरन बनाए जाते हैं। सेकंड, संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, उसमें स्थिरता नहीं है। संसाधन एक कार्यशील संकल्पना है। संसाधन प्रतिरोधों एवं तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। मनुष्य का रहन सहन का जो स्तर है वह संसाधनों के विकास का परिणाम है। संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना, तो ये 6 संकल्पनाएं हैं जो संसाधनों के विकास, उनके उपयोग से संबंधित भूगोलवेताओं द्वारा दी गई हैं। अब हम इन्हें डिटेल से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है संसाधन होते नहीं वरन बनाए जाते हैं। इस संकल्पना के अनुसार संसाधन मूलतः होते नहीं, उन्हें मानव अपनी आवश्यकता अनुसार निर्मित करता है। प्रकृति में विद्यमान कोई तत्व वर्तमान में संसाधन नहीं है, लेकिन भविष्य में मानवीय कौशल एवं कार्यकुशलता से संसाधन बन सकता है। तो संसाधन होते नहीं वरन बनाए जाते का मतलब ये है कि प्रकृति में जितने भी तत्व उपलब्ध हैं वो ऐसे ही संसाधन, हम उनको नहीं कह सकते, संसाधनों की श्रेणी में नहीं रख सकते जब तक प्रकृति का कोई भी तत्व मानव के यूज में नहीं आ रहा, तब तक वह क्या है, मात्र एक प्राकृतिक तत्व है। और जैसे ही मनुष्य अपने कौशल से, अपनी तकनीक से, अपनी कुशलता से उसे स्वयं के लिए उपयोगी बना देता है, उपयोगिता प्रदान कर देता है, वैसे ही वह प्राकृतिक तत्व किस में कन्वर्ट हो जाएगा, संसाधन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी संसाधन बन जाता है। तो संसाधन होते नहीं है वरन मनुष्य द्वारा अपनी तकनीक या जो कार्यकुशलता है, ज्ञान है, उसकी सहायता से उसे संसाधनों का स्वरूप प्रदान किया जाता है। जैसे जल का उपयोग पहले केवल पेयजल के रूप में किया जाता था, लेकिन वर्तमान में जल से विद्युत भी उत्पादित की जाती है। जो काफ़ी टाइम पहले जब जल था उसका मात्र क्या उपयोग था कि उसे पेयजल के रूप में प्रयोग कर लिया, और इसके अलावा जो महासागरीय जल था उसका यातायात के साधनों के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन वर्तमान समय में जैसे तकनीक का, मनुष्य के ज्ञान का विकास हुआ तो उसने इस संसाधन को, जल का जो संसाधन है उसको और अधिक उपयोगी बनाया, और जल के माध्यम से जल विद्युत का भी विकास किया है। जो पहले जल से विद्युत प्राप्त नहीं की जा सकती थी, और धीरे धीरे मानवीय ज्ञान और कुशलता जो है वो किसी भी प्राकृतिक तत्व को संसाधन का स्वरूप प्रदान करती है, उसके जो वैकल्पिक उपयोग है वो निश्चित करती है, और उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी क्षमता है, उपयोगिता में वृद्धि करती है। दूसरी संकल्पना है कि संसाधन गतिशील है, वे स्थैतिक नहीं है। यानी संसाधन जो प्रकृति में जो तत्व हैं जो संसाधन के रूप में है वे स्थिर नहीं है वरन वे क्या है, गतिशील, में गतिशीलता पाई जाती है। ईसा वोमेन जो एक भूगोलवेता हैं उन्होंने बताया कि पर्यावरण के भौतिक तत्व सीमित मात्रा में स्थैतिक है, लेकिन जैसे ही ये मानव के संपर्क में आते हैं ये तत्व मानवीय विशेषताओं की तरह गतिशील हो जाते हैं। ईसा वोमेन के अनुसार प्रकृति की जो तत्व है वो सीमित मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में ही स्थैतिक हम उन्हें कह सकते हैं, वरन वे क्या है, गतिशील है, न कि स्थैतिक।
क्योंकि जैसे ही प्राकृतिक तत्व मनुष्य के संपर्क में आएगा तभी वह संसाधन बनेगा, अदरवाइज उसे संसाधन हम नहीं कह सकते। और जैसे प्राकृतिक तत्व है जो मानव के संपर्क में आएगा तो ये मानव विशेषताओं तो उसमें भी गतिशीलता आ जाएगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार संसाधन क्या हुआ, संसाधन में भी गतिशीलता होगी, वो स्थैतिक नहीं होती। जैसे इस अवधारणा के अनुसार जैसे कुछ संसाधन है वर्तमान में अनेक प्रतिरोधों के कारण मानवीय उपयोग के योग्य नहीं है, तो वे कालांतर में संसाधन का रूप लेकर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि ऐसे प्रतिरोध हैं उनके साथ में कि हम उनको यूज में नहीं ले पा रहे। जैसे यदि हम बात करें कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो संसाधन हैं बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं या अगाध महासागरीय गहराइयों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उनके साथ प्रतिरोध है कि हम उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जैसे जैसे टाइम निकलेगा, तकनीक का विकास होगा, तो उन संसाधनों में जैसे वो मानव के संपर्क में आएंगे तो उनमें भी गतिशीलता आ जाएगी और वो भी हमारे लिए उपयोगी हो जाएंगे। तो संसाधन जो है वो गतिशील है, न कि स्थिर। अगला है संसाधन कार्यात्मक संकल्पना के रूप में। संसाधन का प्रमुख लक्षण उसकी मानवीय आवश्यकता पूरी करना है। तो ये बात हमने पहले ही देखी कि जो संसाधन है उसका पहला जो आधार है संसाधन बनने का वो यही है कि वो मानव की आवश्यकताओं को पूरी करता है। उसकी उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो मानव के लिए उपयोगी जो साबित हो। तो मानव संसाधनों में कार्यात्मकता उत्पन्न करता है। यद्यपि संसाधन मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उनमें ऐसे गुण पाए जाते हैं, लेकिन उन गुणों को कार्यशील बनाकर कार्यात्मकता जो प्रदान करने का कार्य कौन करता है, मानव करता है। प्राकृतिक वस्तुओं के उपलब्ध होने से मानव की कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे नदियों, खनिजों, जंगल एवं मृदा संसाधनों में परिवर्तन किए हैं। तो मनुष्य प्राकृतिक वस्तुएं उपलब्ध है जो संसाधन के रूप में, तो मानव की उससे क्या है कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि हुई। जैसे खनिज उपलब्ध है तो खनिज ने मनुष्य की कार्यात्मकता में वृद्धि की है, जो उत्पादन है उसमें वृद्धि की है। तो इनसे जैसे नदियां हैं, खनिज है, जंगल या मृदा संसाधन है, कोई भी जीवीय संसाधन है, इनमें मनुष्य ने परिवर्तन किए हैं, उनको कार्यात्मकता प्रदान की है। जैसे खनिज है, खनिज यदि प्रकृति में है तो वो संसाधन नहीं है, कोई कार्य नहीं कर रहे, लेकिन जैसे मनुष्य उनको निकालता है उसके बाद वो उनका जो परिष्करण करके उनको उद्योगों में काम में लेके आता है तो वो उनको कार्यात्मकता प्रदान कर देता है, उनको कार्यात्मकता मिल जाती है, वो कार्यशील हो जाते हैं। तो मनुष्य है जो संसाधनों को कार्यात्मकता प्रदान करता है। अगला है संसाधन प्रतिरोधों एवं तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। इस संकल्पना में हम देखते हैं कि प्रकृति में जो संसाधन है वो प्रतिरोध एवं तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। स्वतंत्र या सुलभ तरीके से बहुत ही कम संसाधन मिलते हैं, तो इनको पृथक कर पाना जो है वो कठिन होता है। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोधक जो तत्व हैं उनको हानिकारक तत्व भी कहा जाता है। जैसे भूकंप है, बंजर भूमि है, बीमारियां हैं आदि। तो जैसे भूकंप है वो एक प्रतिरोधक तत्व है। यदि कोई भी क्षेत्र है वो वहाँ पे खनिज मिल रहे हैं या अन्य सारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यदि वो विवर्तनी की दृष्टि से यदि वो स्थिर नहीं है, वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, तो वहाँ पे विकास कार्य नहीं कर सकते। वहाँ पे संसाधन उपलब्धता होने के बावजूद हम उसको वहाँ पे उसको एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में या अन्य इस प्रकार से विकसित नहीं कर सकते जहाँ पे भारी जो उद्योग लगाए जा सके या अधिक घनी बस्तियाँ बसाई जा सके, क्योंकि यदि वहाँ पे भूकंप की आवृत्ति होगी तो काफ़ी जनधन की हानि होती है। तो वहाँ पे संसाधनों के होने के बावजूद भी क्या होता है, वो प्रतिरोधक तत्व उसकी उपयोगिता को कम करता है, बाधक बनता है। इसी प्रकार बंजर भूमि है, भूमि है उपजाऊ होगी तो उसमें क्या होगा, फसलें अधिक होगी। यदि बंजर होगी तो वो फसलों के कार्य में नहीं ले सकते कि उससे उत्पादन जो है वो कम होगा। तो प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो कि संसाधनों के साथ मिलते हैं, उनकी कार्यात्मकता को बढ़ाने से रोकते हैं और उनको कार्यशील होने से रोकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रतिरोधक तत्व या हानिकारक तत्व है। इसी प्रकार शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक भावनाएं हैं,
ये मानवीय क्षेत्र के प्रतिरोधक तत्व होते हैं। यदि ये अनुकूल हैं तब तो संसाधन है, और यदि ये प्रतिकूल चले जाएंगे तब ये क्या बन जाएंगे, प्रतिरोधक बन जाएंगे, जो कि संसाधनों की विकास को है रोक देते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि शिक्षा की, हम बात करते हैं कि शिक्षा एक संसाधन है। अब यदि व्यक्ति है वो शिक्षा प्राप्त किए हुए तो एक महत्वपूर्ण संसाधन है शिक्षा। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है तो उसके विचार जो है वो खुले विचार होते हैं, अपने ज्ञान से कुशलता से वो संसाधनों के उपयोग को बढ़ा सकता है। लेकिन अज्ञानता जो है वो प्रतिरोधक तत्व है। यदि व्यक्ति अज्ञानी है तो वो किसी भी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकता, वरन उसको बिगाड़ देगा। या जिससे संसाधनों के बारे में ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से उनको निकालना है, उनका यूज़ करना है, तो वो अपने ज्ञान में उनको नष्ट कर देगा या हानि पहुंचा देगा। तो ये मानवीय क्षेत्र के जो प्रतिरोधक तत्व हैं, यदि ये अनुकूल है तो वो संसाधन है, और यदि ये प्रतिकूल है तो वो प्रतिरोधक तत्व कहलाते हैं। तो संसाधनों के साथ प्रतिरोध एवं तटस्थ तत्व भी पाए जाते हैं। कुछ तत्व ऐसे जरूर होते हैं जो कि स्वतंत्र रहते हैं, जिन्हें कि मूक तत्व या तटस्थ तत्व कहते हैं। लेकिन तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करके जो तटस्थ व प्रतिरोध तत्वों को संसाधन बनाया जा सकता है। जैसे जितने भी संसाधन हैं प्रकृति में, पहले सभी प्रतिरोधक तत्वों के रूप में के साथ में थे, लेकिन मनुष्य ने अपने तकनीकी ज्ञान से अब उन प्रतिरोधक तत्वों को हटाकर उस संसाधन को अधिक उपयोगी बनाया है। अगली जो संकल्पना है संसाधनों के संबंधित, वो है कि मनुष्य का जो रहन सहन है वो संसाधनों के विकास का परिणाम है। मानव ने विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन स्तर में सुधार किया है। तो जितने भी संसाधन प्रकृति ने दिए हैं उन सब का मानव प्रयोग में लेता है, अपनी तकनीक की सहायता से उनमें सुधार करता है। उससे क्या होता है, उसकी आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होती है, उसके जीवन स्तर में सुधार आता है। जैसे कृषि का कार्य की यदि बात करें, पहले वो सिंपल कृषि कार्य करता था, फिर धीरे धीरे तकनीकी का ज्ञान हुआ, उसने से बीज विकसित किए कि उत्पादन में वृद्धि होगी, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि की उसने। विभिन्न प्रकार के जो ये ट्रैक्टर हैं, ये जो भी, तो इनका प्रयोग वो करता है, तो इनके माध्यम से भी वो क्या करता है, उपयोगिता में वृद्धि करता है। वो रासायनिक खाद का प्रयोग करता है और अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इस प्रकार वो विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन स्तर में सुधार करता है। प्राचीन समय में मानव आदिम अवस्था में था। उसके रहन सहन का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है वो वास्तव में उसके द्वारा संसाधनों के दोहन से किए गए विकास का प्रतिफल है। यद्यपि इसने विभिन्न पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर दिए हैं, जैसे भूमंडलीय तापन। तो पहले मनुष्य जंगली अवस्था में था, भोजन के लिए वो पेड़ पौधों पर निर्भर था। धीरे धीरे उसने विकास किया, स्थायी रूप से रहना भी उसने शुरू किया, उसने कृषि कार्य भी शुरू किया। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि वो कृषि मानव से, वो आदिम मानव से कृषि मानव बना, और कृषि मानव से आज वह औद्योगिक मानव बन चुका है। लेकिन जो भी उसका वर्तमान में विकास का स्वरूप हमने देखते हैं, जो भी विकास उसने आज तक किया है वो संसाधनों के दोहन से ही किया है। यदि उसने उद्योग लगाए हैं तब उसने खनिजों का दोहन किया है, बांध बनाए हैं, या जल विद्युत उत्पन्न कर रहा है तो वो जल का उपयोग कर रहा है। इसी प्रकार कोई भी जो विकास कार्य कर रहा है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करता है, जो संचारी साधनों का विकास कर रहा है, यातायात के साधनों का विकास कर रहा है। तो ये सभी उसने जो विकास जितने भी किए हैं वे सभी संसाधनों की सहायता से ही किए हैं, या संसाधनों के दोहन से किया गया है। तो मनुष्य के रहन सहन का जो उच्च स्तर, जीवन का जो उच्च स्तर हम आज देखते हैं वो वास्तव में संसाधनों के विकास का, उनके उपयोग का परिणाम है। लेकिन ये जरूर देखते हैं कि उसने जो भी संसाधनों का दोहन किया, तो दोहन वो उसने इतना अविवेकपूर्ण तरीके से किया है, अवैज्ञानिक तरीके से किया है कि उसने वैश्विक स्तर पे जो पर्यावरण से संबंधित विभिन्न संकट खड़े कर दिए हैं। ओजोन अल्पता की बात करें, भूमंडलीय तापन की हम बात करें, तो ये सब वास्तव में उसके संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन का परिणाम है। जैसे ये भूमंडलीय तापन है कि भूमि का तापमान बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसने जो है यातायात साधनों का विकास किया है, जिसमें पेट्रोल जलता है, ईंधन के रूप में वो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहा है। जनसंख्या बढ़ी तो उसका प्रयोग जो और ज़्यादा बढ़ गया, उद्योगों में इनका प्रयोग कोयले का किया जाता है, और वास्तव में
जो कोयला तो उद्योगों की जननी ही कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है, वो तापमान को बढ़ाती है। तो जिसके जो परिणाम हम क्या देख रहे हैं, भूमंडलीय तापन के रूप में देखते हैं। अगली संकल्पना है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना, संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन इनके हास का कारण बनता है। संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य उनका इस सीमा तक उपयोग किया जाए कि उनकी प्रकृति में दीर्घकाल तक उपलब्धता बनी रही। इस प्रकार उनका विवेकपूर्ण दोहन ही उनका संरक्षण है। यानी संसाधन जो है उनका अविवेकपूर्ण दोहन जो मनुष्य ने किया है, उसी वजह से वो नष्ट होने के कगार पे हैं। संसाधनों जब ये स्थिति आ गई कि संसाधनों नष्ट होने की स्थिति आ गई, या फिर संसाधनों के ज़्यादा उपयोग की वजह से क्या हुआ, पर्यावरण संकट खड़े हो गए, तो संकल्पना का विकास हुआ कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए, संसाधनों का धारणीय विकास किया जाए कि उनका उसी सीमा तक आप उपयोग करें हो ताकि उनकी दीर्घकाल तक वो बने रहे। वो न केवल हमारे बल्कि हमारी जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके भी काम वो आ सके। हमें सतत विकास के बारे में सोचना चाहिए, धारणीय विकास, संपोषणीय विकास के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें हम संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि हमारी आवश्यकता भी पूरी हो, प्लस हमारी आने वाली जो संतति है, पीढ़ी है, उनकी आवश्यकता भी उससे पूरी हो सके। संसाधनों के जो वैकल्पिक उपयोग खोजे जाएं, या ऐसे जो संसाधन जो अक्षय संसाधन हैं उनका क्या किया जाए, प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इनका विवेकपूर्ण दोहन यदि हम करेंगे, वही वास्तव में क्या है, संसाधनों का संरक्षण होगा। संसाधनों की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील होती है, मनुष्य उनमें परिवर्तन करता रहता है, वो उनके विभिन्न प्रकार के प्रयोग जो है वो खोजता है। जैसे यूरेनियम है, पहले मात्र उसका एक कांच के रूप में, रंगीन कांच के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था, संसाधन था उस टाइम भी। अब जैसे ही आणविक ऊर्जा के बारे में पता चला, उसकी तकनीक विकसित हो गई, तो आज उसका महत्व, जो सामरिक महत्व है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यानी संसाधनों की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील होती है। संसाधनों की प्रकृति भौगोलिक स्थिति, उपलब्धता, आर्थिक महत्व, उपयोग के समय, स्वरूप आदि के अनुसार बदलती रहती है। तो आज हमने संसाधनों की जो विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में बात की कि संसाधन किस प्रकार से विकसित होते हैं, किस प्रकार से प्रतिरोधक तत्वों के साथ पाए जाते हैं, और मनुष्य जो है वो अपनी तकनीक से उनको विकसित करता है। और इसके अलावा जो अविवेकपूर्ण दोहन किया गया है संसाधनों का, उसकी वजह से जो पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो गई है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि उनका जो विकास है वो धारणीय किया जाना चाहिए। जितना हम प्रकृति से लेते हैं उतना ही हमें उसको वापस भी लौटाया जाना चाहिए, ताकि प्रकृति में विकृति नहीं आए। धन्यवाद।